वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल दौरान अवस्था में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज का वीडियो हमारा सेट की तैयारी का रहने वाला है और इसमें भी आज हम समाज विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे। जैसे आप जानते हैं कि इसमें जो सेट का पेपर आता है उसमें कुछ प्रश्न समाज विज्ञान के, कुछ प्रश्न विज्ञान के और बाकी प्रश्न गणित के आते हैं। ये जो आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो है ये एनएमएस की तैयारी के लिए और मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना की जो मेगा छात्रवृत्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एनएमएस में आप जानते हैं कि इसमें आपको 48,000 रुपीज़ कितने जो स्कॉलरशिप मिलती है वो 48,000 रुपीज़ से लेकर 72,000 रुपीज़ तक आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक है। और जहाँ तक जो मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना है ये इसकी जो परीक्षा होती है एक कक्षा 6 में होती है और एक कक्षा 9 में होती है। जो 6 में आप परीक्षा देंगे तो इसकी छात्रवृत्ति आपको 8 तक मिलेगी और जो 9 में आप परीक्षा देंगे ये 9 और 10 2 सालों के लिए आपको प्राप्त होगी। जो 6 से 8 तक की छात्रवृत्ति है उसमें आपको 25,200 रुपये प्राप्त होंगे। कितने? 25,200 रुपये आपको प्राप्त होंगे। जो 9 से 10 जो 9 में परीक्षा होती और 10 तक आपको मिलती है यानी 2 साल के लिए आपको छात्रवृत्ति मिलती है और इसमें आपको 22,800 रुपये आपको 2 सालों में प्राप्त होते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर हम तीनों छात्रवृत्तियों की करें एनएमएस की और मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति 6 और 9th की, अगर हम तीनों छात्रवृत्तियों की अगर बात करें तो इसमें आपको 1,20,000 रुपये प्राप्त होते हैं। ठीक है, 1,20,000 रुपये की छात्रवृत्ति आपको कक्षा 12 तक आपको प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो आप वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहेंगे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को ले रखा है। और स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी आप अवश्य शेयर करें, क्योंकि हम सब्सक्राइब करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं जिससे कि आपको इन छात्रवृत्ति को प्राप्त करने में बहुत सहायता प्राप्त होती। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप अपनी जो आपकी जीके की कॉपी है आप उसको अवश्य निकाल लीजिए। जो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, जो बता रहा हूँ उनके आंसर भी बताऊँगा और उनको एक्सप्लेन भी करूँगा। जो उसमें कुछ और फैक्ट निकल के आ रहे हैं उनको भी मैं बताऊँगा, आप उनको भी आप अवश्य नोट करें, ये आपके लिए सबसे ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 को। अब इसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के क्या आते हैं? 1885 में कब हुआ था? तो 1885 में 28 दिसंबर कब हुआ था? 28/12 को हुआ था। 28/12/1885 को ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है। और कई बार क्वेश्चन आते कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो कांग्रेस की स्थापना और पहला अधिवेशन की डेट एक ही है। ठीक है, 28/12/1885 को ही कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन और कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई था? पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो इस डेट को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में। आज की डेट में मुंबई, तब उसका नाम बॉम्बे था, आज उसका नाम मुंबई है। तो जो मैं कह रहा हूँ इसको भी लिखिए। ठीक है। पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। तो 3 प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न तो ये हो गया। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये हो गया कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तीसरा प्रश्न ये हो गया कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। और चौथा प्रश्न ये हो गया कि जो प्रथम अधिवेशन हुआ था किस जगह पे हुआ था, तो वो बॉम्बे में हुआ था। तो जो मैं कह रहा हूँ इनको भी आप नोट कर लीजिए। यानी एक क्वेश्चन के अंदर आपके 4 या 5 प्रश्न हो गए हैं। ठीक है। और डेट तो मैंने आपको बता दी, 28 दिसंबर को हुआ। ठीक है, ओके, आप इसको भी नोट कर लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था? ठीक है, यानी भारत में इन चारों में से सबसे पहले कौन आए थे? तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। आपको वास्को डी गामा याद होगा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, थोड़ा सा भी पढ़ी है, तो आपको वास्को डी गामा याद होगा। वो कौन था? वो पुर्तगाली था। वो कब भारत आया था? तो वो 17 मई 1498 को भारत आया था। कब आया था? आप इस डेट को भी नोट कर लेंगे। कौन सी प्लेस पे आया था? तो ये कालीकट में आया था। गोवा में, आज के वर्तमान गोवा में कालीकट एक जगह है, तो कालीकट में आया था। ठीक है। तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली में कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा कहाँ आया था? तो कालीकट में उसने सबसे पहले भारत की भूमि पे कदम रखा था। उसके बाद दूसरे नंबर पे पुर्तगालियों के पीछे पीछे डच आए। ठीक है। तीसरे नंबर पे अंग्रेज आए और चौथे नंबर पे फ्रांसीसी आए। ठीक है। अगर इनका कालक्रम मैंने आपको बता दिया कि पहले नंबर पे
पुर्तगाली, दूसरे नंबर पे डच, तीसरे नंबर पे अंग्रेज और चौथे नंबर पे फ्रांसीसी। ठीक है, तो आप इनको भी नोट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो प्रश्न है इनके अंदर बहुत सारे फैक्ट निकल के आ रहे हैं। तो जो मैं कह रहा हूँ आप वीडियो को पॉज कीजिए और इनको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, राजा राम मोहन रॉय ने की। पहले क्या आपने इनके क्वेश्चन नोट कर लिए हैं? क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है ए और क्वेश्चन नंबर बी का जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, तो आप इनको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो मैंने आपको राइट आंसर बताई दिया, क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो है बी, राजा राम मोहन रॉय। अब स्वामी विवेकानंद ने कौन से किस चीज़ की स्थापना की थी? हो सकता है कि जब आप पेपर दे रहे हों तो यह आए कि स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। नोट कर लें आप, स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की? कृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने क्या किया? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। हो सकता है यहाँ पे ब्रह्म समाज की जगह जब आप पेपर दे रहे हों तो यहाँ पे रामकृष्ण मिशन आ जाए, यहाँ पे आर्य समाज आ सकता है। समझ रहे? उसके बाद चौथा नंबर है, महादेव गोविंद रानाडे ने किसकी स्थापना की? तो उन्होंने प्रार्थना सभा की स्थापना की थी। क्या की थी? प्रार्थना सभा की उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, तो नोट कर लें, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की, महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो जो ये फैक्ट निकल के आ रखे हैं जो मैंने बताए इनको भी आप नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? जो बहमनी वंश था उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे हसन गंगू। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की। वास्को डी गामा की हम अभी चर्चा कर चुके हैं कि ये सबसे पहले यूरोपीय या पहले पुर्तगाली थे जो भारत आए। ठीक है, हॉकिंस पहले अंग्रेज थे और सर टॉमस रो ये दोनों लोग जहांगीर जब यहाँ के शासक थे या बादशाह थे तो उनके दरबार में आए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। फतेहपुर सिकरी का निर्माण कराया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर वो है सी, अकबर ने कराया था। किसने कराया था? अकबर ने कराया था। ठीक है, और 5 का जो राइट आंसर डी है। क्या आपने ये तीनों के बारे में नोट कर लिया है? अगर आपने नोट कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? जो मैंने कहा वो जानकारी आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट में बताएंगे। क्या आपके लिए यूज़फुल है तो आप बताएंगे, तो हम ऐसे ही अन्य वीडियो भी लाएंगे जिसमें हम प्रत्येक प्रश्न को डिस्क्रिप्टिव करेंगे। ठीक है, उनका हम जो फैक्ट हैं उनको भी हम उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अकबरनामा किसने लिखा था? तो हमारे पास ऑप्शन है अबुल फजल, बाबर, हुमायूं और खुसरो। तो 7 का जो राइट आंसर वो है ए। किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध ग्रंथ या प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो पहले मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है कौटिल्य और इनका दूसरा नाम है, कई बार यहाँ पे आएगा, चाणक्य। तो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, मेगास्थनीज ने क्या लिखा था? हो सकता है कि मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आ जाए। तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी। ठीक है, क्या लिखे? इंडिका लिखी है। ठीक है, कलहड़ ने राज तरंगाणी लिखी है। कलहड़ ने क्या लिखी? राज तरंगाणी लिखी। और पतंजलि ने योग सूत्र या महाभाष्य लिखा है। ठीक है, तो आप इनको भी नोट कर लेंगे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र या चाणक्य ने अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज ने इंडिका, कलहड़ ने राज तरंगिणी और पतंजलि ने योग सूत्र या महाभाष्य। ठीक है, तो इनको भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 देखें। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। आप अगर चैनल के पेज पे जाएंगे तो आपको सारे आपके कैरियर से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण वीडियो दिखेंगे। ठीक है, अगर आप उन सारों को देख लेते हैं तो आपके कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया 1100
1991 में लड़ा गया। ठीक है, समझ रहे? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया और 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, समझ रहे? तो ये आप इनको भी नोट कर लें। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। ये दोनों युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़े गए। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहे। 94 में चंदावर का युद्ध हुआ, ये जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो ये जो फैक्ट निकल के आए इनको भी आप नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो जैसे दिख ही रहा है मौर्य वंश, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, समझ रहे? इसका संस्थापक ये थे। और अंतिम सम्राट कौन था? पहला सम्राट तो मौर्य वंश का पहला सम्राट तो अगर आ गया कि संस्थापक कौन थे तो आपने लिख दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ पे आ गया कि मौर्य वंश का अंतिम बादशाह या अंतिम सम्राट या अंतिम राजा कौन था? तो कौन था? बृहद्रथ था। क्या था? बृहद्रथ। आप इसको भी नोट कर लेंगे। समझ रहे? पहला मौर्य वंश का पहला चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम बृहद्रथ। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ उसको भी आप अवश्य नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हम जैन धर्म के संस्थापक तो महावीर स्वामी को मानते हैं। ठीक है, जैन धर्म के जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका राइट आंसर तो ये कह सकते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक हम ज़्यादातर आप किताब देखेंगे तो महावीर स्वामी होगा। लेकिन अगर आप उसको बहुत डीपली पढ़ेंगे, अगर आपने ए लिखा तो आपका ये प्रश्न गलत हुआ। ठीक है, तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ऋषभदेव थे। ये उनके प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। कितने तीर्थकर हुए हैं? 24वें। महावीर स्वामी 24वें थे। ऋषभदेव पहले थे, पार्श्वनाथ 23वें थे। समझ रहे? तो अगर बाकी ये तीनों नहीं आते तो तब आप महावीर स्वामी को लिख सकते थे। लेकिन अगर चूंकि ऋषभदेव बिहार के हैं तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो ऋषभदेव हैं। ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर हैं और महावीर स्वामी 24वें हैं। ये आप इनको भी नोट कर लेंगे। जो इसमें फैक्ट निकल के आए इनको भी नोट कर लेंगे। ठीक है, और महात्मा बुद्ध के बारे में तो आप जानते हैं। अगर आपको पता है कि महात्मा बुद्ध किस धर्म की उन्होंने स्थापना की तो आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। लोथल पुरास्थल किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर वो है डी, गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है सही युग्म को चुनिए। तो व्यापारिक पवन है, मौसमी पवन है, बिल्कुल गलत। लू स्थानित पवन है, बिल्कुल सही। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर डी। ठीक है, मैं थोड़ा से इसको, हाँ अब आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, लू स्थानीय पवन है। समझ रहे? ये गलत है, तो डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो 14 का बी राइट आंसर है। आई होप कि आप नोट भी करते जा रहे होंगे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, द्रवित मैग्मा से बने सेल। तो द्रवित मैग्मा से बनी हुई सेलों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ए, आग्नेय सेल। क्वेश्चन नंबर 16, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो ये क्या है? इसका ए, इसका राइट आंसर ए, इसका भी और इसका भी राइट आंसर ए है। आप नोट करते जाएंगे। कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। विक्टोरिया स्थल मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। भारत में कौन सा मरुस्थल है? उसका नाम क्या है? उसका नाम थार का मरुस्थल है। ठीक है, जो भारत में राजस्थान में स्थित है तो वो थार का मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में है। कौन सा है? आप कमेंट में बताएंगे। आप जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ उनके आंसर अवश्य दीजिए, जिससे मुझे ये पता लगे कि आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही। नहीं पता है तो आप कमेंट में पूछेंगे, हम उस पर निश्चित रूप से मैं उसका वहाँ जवाब दूंगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो उस पर एक नया वीडियो बनाएंगे। आप परीक्षा में निकलने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, आप छात्रवृत्ति आपको अवश्य प्राप्त हो। आप प्रश्न करने में बिल्कुल न हिचकें। ठीक है, तो आप अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18,
कौन सी एक ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है उसका नाम है सी लोहित। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग कहलाता है। तो 19 का जो राइट आंसर वो है सी क्रोट, और जो सबसे बाहरी भाग है वो है भूपर्पट्टी। ठीक है, अगर यहाँ पे सबसे आंतरिक आरक है तो क्रोट, और सबसे अगर बाह्य भाग आएगा तो ए भूपर्पट्टी। तो आप दोनों को नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप प्रश्न लिख लेंगे कि पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग, तो आंसर ये। ठीक है, आपको पूरे विकल्प नहीं लिखने। दूसरा आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डालेंगे और लिखेंगे पृथ्वी का सबसे बाह्य भाग, तो आप भूपर्पट्टी लिख देंगे। ओके, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। काली मिट्टी, यहाँ पे निट्टी हो गया है, आप इसको मिट्टी करेंगे। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। काली मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी एक ठंडी जलधारा है? जलधारा आपने अगर समुद्र के बारे में पढ़ा होगा तो आपको धाराएं पता होंगी। तो 21 का जो राइट आंसर वो है बी, क्यूरोसिया की धारा। ठीक है, जो क्यूरेशिया की धारा या क्यूरेशिया की धारा है वो ठंडी जलधारा है, बाकी ये सारे गर्म जलधारा हैं। ओके, क्वेश्चन 22, ग्राम प्रधान, यहाँ पे भी मौ को 9 हो गया है, तो इसको आप ग्राम प्रधान लिखेंगे। ठीक है, ये टाइपिंग करते समय मिस्टेक हो गई है। तो ये क्या है? ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होती है? ठीक है, तो जो आपके गांव में ग्राम प्रधान है तो उसकी आयु कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है उसके लिए प्रधान बनने के लिए कितनी आयु जरूरी है? 21 वर्ष जरूरी है। ठीक है, और वोट करने के लिए कितनी आयु की आवश्यकता होती है? तो वो 18 वर्ष की आयु की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आपको प्रधान बनना है भविष्य में तो इसके लिए आपको कम से कम 21 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। अक्षयप्रायश्चिता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये इसका राइट आंसर है सी, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, बाकी सारे मौलिक अधिकार हैं। समझ रहे हैं? अब कितने मौलिक अधिकार हैं? तो अब 6 ही मौलिक अधिकार रह गए। पहले मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। इसको कब संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया? तो ये 1978 में हटा दिया गया। तब 44वां संशोधन हुआ था, तो इसके तहत इसको हटा के अब क्या कर दिया? कानूनी अधिकार कर दिया। मौलिक अधिकार से हटा के क्या कर दिया? कानूनी अधिकार कब कर दिया है। कब हुआ ये सब? तो ये 1978 में हुआ। कौन से संशोधन में? 44वें संविधान संशोधन में हुआ। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस प्रकार आए कि मूल संविधान में कितने अधिकार थे, कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, संपत्ति का अधिकार अब क्या है? कानूनी अधिकार है। ओके, तो आप ये सब भी नोट कर लें, जो मैंने कहा उसको भी आप नोट कर लें। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी जो समझ है वो अच्छी बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 25, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? ये अनुच्छेद 72 के तहत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो है सी, 72। ठीक है, आप नोट भी करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है? तो इसमें जो राइट आंसर वो है बी, शिक्षा। शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची में है। जो संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं, 1, 2 और 3 सूचियां हैं। पहले संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, समझ रहे? तो शिक्षा क्या है? उसमें समवर्ती सूची में है। ओके, जो वैदेशिक मामले हैं ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं आप जरा कमेंट में बताएंगे। ओके, कितने विषय हैं? सारे विषय तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन कितने हैं, संख्या में कितने हैं, तो आप वो जरा कमेंट में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे? तो इसका जो राइट आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही हमारे पहले प्रथम राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? यानी कम से कम कितने बुलाए जाने चाहिए? अधिक से अधिक तो उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन कम से कम 2 सत्र बुलाए जाने जरूरी है। तो इसका राइट आंसर ए और इसका राइट आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या,
ये अभी हमने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से जिक्र कर लिया। तो वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 ही हैं, लेकिन मूल संविधान में अगर यहाँ पे थोड़े से और जोर दिया होता कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो तब क्या थे? 7 थे। अब कौन सा अधिकार नहीं रह गया? संपत्ति का अधिकार नहीं रह गया, वो अब क्या हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया। तो अगर यही प्रश्न आए आपको तो आप लिखेंगे 6। ओके, आज की वीडियो का हम अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अनुच्छेद नहीं पूछ रखे, सिर्फ क्या पूछ रखी? अनुसूचियां पूछ रखी। तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपने पूरे 30 क्वेश्चन नोट किए हैं। जो मैंने कह रखा है, जो मैंने कहा, वीडियो को पॉज करेंगे, उनको भी नोट करेंगे। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया तो एक बार फिर से देख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उन सबको भी अपनी जीके की कॉपी में नोट करें। कोई समझ में नहीं आया कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट में पूछें। और आपने स्टूडेंट आपने सारे क्वेश्चन नोट भी कर लिए हैं, सारी समझ भी लिए हैं, और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी आप इसको शेयर करें, और जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको हमेशा ऑन रखें। ठीक है, जैसे ही हम ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करें तो उसको आप सबसे पहले आप एक्सेस कर पाएँ। तो आप हमारे साथ बने रहें। आपको जो आने वाली आपकी परीक्षाएं हैं, चाहे वो एनएमएस की है, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना की परीक्षा है, जिसकी परीक्षा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप उसमें 100% निकलें, अवश्य निकलें, क्योंकि जो अमाउंट है वो काफ़ी बड़ा है। आप के करियर के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। आप उन सभी छात्रवृत्तियों में अवश्य निकलें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।